हेलो माय डियर वंस, आज मैं बात करने वाली हूँ आपके इमोशंस के बारे में। इमोशंस जब हम पर हावी होते हैं ना, तो हम लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। इमोशंस बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। आपने अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस किए होंगे। जब आप उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं ना, तो कभी आप बेहद खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं, कभी एकदम गुस्से से भर जाते हैं, कभी एकदम नफरत से, एकदम से बौखलाहट हो जाती है आपको। अलग अलग इमोशंस हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग वजह से हम सभी फील करते हैं। तो आज मैं आपको आप ही के इमोशंस के बारे में 20 ऐसी खास बातें समझाने वाली हूँ, जिसको समझने के बाद आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे। यानी कि इमोशनल रेगुलेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। हेल्दी वे में आप अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस भी करेंगे, रिलीज भी करेंगे, और आप किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, ना खुद को ना दूसरों को। हम सीखेंगे, पर पता है इमोशंस को इजीली रेगुलेट करने के लिए ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी अनलोड हो जाता है जब आप ब्रेथ वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सकें। अब हम सीखना शुरू करते हैं। सो स्टोरी ऑफ इमोशंस हम समझते हैं। इमोशंस आर इंफॉर्मेशन, नॉट इंस्ट्रक्शंस। भाई इमोशंस जो है वो आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो क्या कोई इवेंट ऐसा हुआ है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है? नहीं। जो भी इवेंट हुआ है, कोई भी सिचुएशन आई है, उसका मीनिंग आपने क्या क्रिएट किया है, वो आपको बॉदर कर रहा है। तो आपके इमोशन आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप बोल रहे थे, किसी ने बोलते बोलते आपको एकदम बीच में टोक दिया। अब आपको इस बात पे गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि आपने उसका टोकना, अपनी बात को काटना एक डिसरिस्पेक्ट की तरह इंटरप्रेट कर लिया। तो अब इस बात पर आपको गुस्सा आ गया। तो आपका ये गुस्से का इमोशन आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि देखो आपने इसे मिस इंटरप्रेट भी करा है। किसी की बात को बीच में काटना हमेशा डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। और दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब इंटरनल डायलॉग्स आपके अंदर लगातार चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस सामने वाले पर्सन ने डेलिबरेटली ऐसा किया है। वो सब ऐसे आपके अंदर जो चल रहा है, आपका गुस्सा आपको बस ये बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि अब तुम इस पर चिल्लाओ या आप सामान उठा के फेंक दो। वो आपको एक्शन गाइड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको इमोशन ना इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको ये समझना है कि गुस्से में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ लोग उस इमोशन को रिलीज करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 10-15 मिनट अपने आप को सेटल करने के लिए। कुछ लोग एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं। तो कोई भी इमोशन आपको क्या एक्शन लेना है ये गाइड नहीं करता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है आपको। एक्शन तो पूरा आपके हाथों में होता है। अब कुछ लोग क्यों रोते हैं, चिल्लाते हैं, तोड़ते फोड़ते, गालियां देते हैं, और क्यों कुछ लोग शांति से, आराम से, चुप होकर संभाल लेते हैं, ये होता है उनका कंडीशनिंग इफेक्ट। उन्होंने कैसा देखा है, क्या सीखा है, क्या उन्हें लगा कि इस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है या अपने अंदर के उस इमोशन को शांत किया जा सकता है। तो जैसे जिसकी प्रोग्रामिंग है वो वैसे ही ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। तो समझो, इमोशन गाइड नहीं कर रहा है कि ऐसा करो, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है, एवरी इमोशन सर्व्स अ साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पर्पस। हर एक इमोशन ना एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पर्पस को सर्व करता ही करता है। अब कोई भी इमोशन आएगा तो अब क्या है कि आप साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या करते हैं, आप मीनिंग क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं। आपका जो एटीट्यूड है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे फिल्टर लगाते हैं। और बायोलॉजिकली आप उसको इमोशन को फील कहाँ करते हैं? बॉडी में तो फील करते हैं ना। मान लीजिए आप बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं तो आपके शोल्डर्स पे एकदम बर्डन फील करेंगे। तो अलग अलग जगह आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, मान लीजिए अपनी चेस्ट में फील करेंगे। आप फियर है, आपके पेट में फील हो रहा है। तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्पस सॉल्व कर रहा होता है आपका हर एक इमोशन। तो आपको
समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि आपका इमोशन बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों पर साथ के साथ इफ़ेक्ट डालेगा। अब जैसा मीनिंग क्रिएट होगा वैसा ही पैनिक का, प्रेशर का, वो सारा सिग्नल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मीनिंग सही तरीके से क्रिएट करेंगे तो फिर रिलैक्सेशन के, कामनेस के, सेफ्टी के सिग्नल्स ट्रांसफ़र होंगे। तो आपको समझना है कि कोई भी इमोशन सिर्फ आप साइकोलॉजिकल लेवल पर फील नहीं करते हैं, साथ के साथ उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स जो है वो सब आप बायोलॉजिकल लेवल पर भी फील करते हैं। और फिर इवेंट्स पास होते चले जाते हैं, घटनाएं तो बदलती रहती हैं, परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, अलग अलग लोग आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। अब आपको ना एक तरीके से रिएक्ट करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि आपकी एक केमिस्ट्री सेट हो जाती है, आपका एक पैटर्न बन जाता है, आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो फिर कोई भी घटना आए, कोई भी परिस्थिति आए, जहाँ पर भी सिमिलर आपके माइंड को लगेगा, वहीं पर आपका नर्वस सिस्टम एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी कई बार माइंड के एनालाइज करने से पहले ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको समझना है कि इमोशन केवल माइंड के लेवल पर नहीं एग्जिस्ट करता है, वो बॉडी के लेवल पर भी एग्जिस्ट करता है और एक पर्पस सॉल्व कर रहा होता है। वो कुछ ना आपके अंदर जो भी डिस्कम्फर्ट है, कई बार कोई इमोशन उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपको अपने इमोशन को ट्रूली समझना होता है। जैसे फियर है, तो फियर क्या है, आपको क्या कर रहा है, वो आपको किसी डेंजर से बचाने की कोशिश कर रहा है। सैडनेस है, तो क्या खबर दे रही है कि आपने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल खो दिया है। स्लो डाउन एंड इसे फील करो और धीरे धीरे रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। इसी तरीके से हर एक इमोशन एक ना एक पर्पस सॉल्व कर रहा होता है, आपकी बॉडी को स्लो डाउन करने का, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर टेम्परेरी ब्रेक लगाने का। तो इमोशंस आपके एनिमी नहीं हैं, वो आपके फ्रेंड हैं। नेक्स्ट है, इमोशंस आर टेम्परेरी स्टेट्स नॉट परमानेंट आइडेंटिटीज। इमोशंस टेम्परेरी स्टेट्स होते हैं, कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं होती। अब लोगों को एंक्शियस फील हो रहा है तो क्या बोलते हैं ना, मैं एंक्शियस पर्सन हूँ। अरे भाई, क्यों अपनी आइडेंटिटी सेट कर ली एंक्शियस पर्सन की? ऐसे नहीं कहना, आपको बोलना है कि इस वक्त एंजाइटी की स्टेट फील हो रही है। तो आप अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए किसी भी इमोशन को, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया कि मैं एंक्शियस पर्सन हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं हूँ, भाई गलत कर दिया आपने। आपके अंदर वो आइडेंटिटी फिक्स हो जाएगी। नहीं, ये सब टेम्परेरी स्टेट्स हैं, बदलती रहती हैं। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से रेगुलेट करते हो तो बहुत जल्दी स्टेट चेंज हो जाती है। अगर आप नहीं भी करते हो तो कुछ समय के बाद स्टेट चेंज होती ही होती है। अब क्यों कुछ लोगों में स्टेट फिक्स हो जाती है? इसलिए क्योंकि वो सेम चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, इतना रेपिटेशन करते हैं कि सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेते हैं। और अंदर आइडेंटिटी अगर सेट हो गई तो फिर तो मजबूरी हो जाएगी ना उसी तरीके से रिएक्ट करने की, बार बार उसे फील करने की। तो आइडेंटिटी मत बनाओ, इमोशंस को अपने से सेपरेट रखो, आप अलग हो। और जो भी आपको दुख सुख, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं, वो सब टेम्परेरी अवस्थाएं हैं, शरीर और मन दोनों ही लेवल पर। नेक्स्ट समझो, द बॉडी ऑफन एक्सपीरियंसेस एन इमोशन बिफोर द माइंड रिकॉग्नाइजेस इट। आपकी जो बॉडी है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो पहले सेंस कर लेता है और एकदम कहीं पर भी कुछ भी थ्रेट, डेंजर, कहीं भी कुछ होता है, एकदम रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और बाद में आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको डिटेलिंग में जाता है। तो आपको ये समझना है कि कई बार ना बहुत कुछ ऐसा होता है, बाहर सही दिखाई दे रहा होता है, पर अंदर अंदर से जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो रोल प्ले कर रही होती है और आपकी बॉडी बिन बात के रिएक्ट कर रही होती है। लोगों को लगता है यार कुछ भी तो ऐसा गड़बड़ नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं गलत हो रहा है। बाकी लोग भी देखकर बोलते हैं, भाई क्या हुआ, ये तो घटना जो हुई थी बहुत साल पहले हुई थी, अब इतना पैनिक क्यों? लेकिन नर्वस सिस्टम कई बार उसी ओल्ड प्रोग्रामिंग की वजह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और वैसे भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप कहीं कार से जा रहे हैं, सामने से आपको लग रहा है कि कोई व्हीकल आ रहा है और एकदम आपकी बॉडी ऐसे सेंस करती है कि कहीं टक्कर ना लग जाए, तो एकदम से आप डर जाते हैं ना, आपकी बॉडी में एक जर्क आप फील करते हैं। और फिर बाद में
आपका ब्रेन उस चीज़ की कैलकुलेशन करता है, अरे नहीं बहुत मार्जिन था, कुछ नहीं सब है। तो हमारी बॉडी एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। कोई ऐसे मजाक मजाक में भी आपकी तरफ ऐसे भी कुछ फेंकने की कोशिश कर जाए, उसके हाथ में कुछ ना हो, लेकिन एकदम आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी। तो आपका नर्वस सिस्टम ना पहले रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि भाई पहले मैं रिएक्ट करो, बचाओ अपने आप को, बाद में देखा जाएगा क्या असलियत थी। तो जब भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो समझो, रिलैक्स, चिल, ये तो इसी तरीके से होगा। अब तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना एक्सेप्ट करो, तो समझ कर ही तुम अपने बॉडी माइंड को, अपने इमोशनल स्टेट्स को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, सबको मैनेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपने फेवर में इन सबको ट्रेन कर सकते हो। नेक्स्ट है नेमिंग एन इमोशन चेंजेस हाउ द ब्रेन प्रोसेस इट। अब आपको कोई भी इमोशन आया तो आप उसको अगर प्रॉपर लेबल कर देते हो तो फिर उसकी इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है और बहुत जल्दी आप उससे फ्री हो सकते हो। अब मान लीजिए कोई इंसान ना उदास है, अब उसको उदास, वो बोल रहा है मैं सैड हूँ, तो अगर वो सैड हूँ कह रहा है और वो डीपली अपने आप को समझ नहीं रहा कि ये इमोशन केवल एक सैडनेस है या फिर कुछ अलग इसको नाम दिया जाए जिससे एड्रेस किया जा सके, तो ये सैडनेस की वजह से है, सैडनेस है लोनलीनेस की वजह से। तो एक्चुअल में आपको लोनली फील हो रहा है। आपको लोनली के पीछे का भी आपका एक हो सकता है कि नोबडी केयर्स मी, इस वजह से आपको लोनली फील हो रहा है। ऑल्दो आपकी लाइफ में लोग हैं, बट आपने एक ऐसा बिलीफ बना लिया है नोबडी केयर्स मी, इसलिए लोगों के होते हुए भी आपको लोनली फील हो रहा है और उस लोनलीनेस को आप कह रहे हो सैडनेस। जब तक आप ट्रू इमोशन तक नहीं पहुंचोगे, उसे प्रॉपरली लेबल नहीं करोगे, तब तक आप उससे फ्री नहीं हो पाओगे। तो अपने साथ बैठो और ऐसे टेक्निक लगाया करो, अपने इमोशन को आँख बंद कर करना ऐसे सोचो कि आपका इमोशन एक ह्यूमन फॉर्म लेकर आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हो कि बताओ तुम क्यों हो मेरी लाइफ में, क्या हुआ है, क्या बोलना चाहते हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। मैं नॉन जजमेंटल वे में तुम्हें सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, फील करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ। और फिर जो भी आंसर आए उसे आप एक्सेप्ट करो, आपको पता चल जाएगा। और फिर उससे बोलो थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए, अब तुम मेरी बॉडी को छोड़कर जाओ, मैं केपेबल हूँ, मैं संभालूंगी। तो आप इस तरीके से जब अपने इमोशंस को समझना, उनसे बात करना शुरू कर देते हो, तो उस अंडरस्टैंडिंग के बाद उससे फ्री होना आसान हो जाता है। वो इमोशन अपनी बात कहना चाह रहा था, लेकिन आप कुछ भी उल्टा सीधा दिमाग दौड़ा रहे थे, आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए उसे बार बार चीख पुकार करनी पड़ रही थी। तो आप अपने इमोशंस को जितना सम्मान करोगे, उतना उन्हें कम से कम चीख पुकार करनी पड़ेगी, वरना वो आपके अंदर स्टोर हो जाएंगे और फिर किसी ना किसी पेन के रूप में, किसी ना किसी तकलीफ के रूप में आपको नॉक 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 करते रहेंगे, सुनो 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 सुनो, और जब तक आप सुनेंगे नहीं वो छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट देखो, द मीनिंग यू गिव एन इवेंट शेप्स द इमोशन यू फील मोर देन द इवेंट इटसेल्फ। भाई कोई भी घटना हुई, कितनी भी बुरे से बुरा कुछ भी हो गया है, अब एक ही घटना में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, सब पर सेम असर नहीं होता। वो मीनिंग क्या दे रहे होते हैं, उस वजह से वो कैसा इमोशन, कितनी इंटेंसिटी से और कब तक फील करेंगे, ये डिपेंड करता है। जैसे मेरी क्लाइंट थी, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, वो 4 बहन भाई थे, सिर्फ वही उस इवेंट में अटक गई थी कि पापा चले गए हैं। क्यों? उनके अंदर ये था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मेरे पापा चले गए, मेरी ज़िंदगी रुक गई है, अब पापा के जैसा कोई मुझे प्यार नहीं करता था, तो मेरे पास कोई भी प्यार करने वाला नहीं बचा है। ये बार बार वो अपने अंदर दोहरा रही थी, उनके अंदर ये चल रहा था। इसकी वजह से वो उस इवेंट में अटक गई। बार बार वो जो लॉस हुआ था, जो कि सच में काफ़ी बड़ा लॉस है, लेकिन उस लॉस को वो हर दिन रीलिव कर रही थी जैसे अभी अभी ये घटना हुई हो। और बाकी बहन भाई, उनकी मम्मी, सब धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे थे। तो लॉस तो सबके लिए सेम था। 3 और बच्चे थे, उनके भी फादर थे, लेकिन इन्होंने फादर को अपनी पूरी दुनिया मानकर इस तरीके से सोच रही थी, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था और वो दुख कम ही नहीं हो रहा था। तो घटना न्यूट्रल रहती है,
सब अपना अपना पर्सनल मीनिंग देते हैं। जो जैसा मीनिंग देगा उसको उसी तरीके से इमोशन फील होगा, उतनी ही देर तक फील होगा, वो रुक भी जाएगा। तो आपको हमेशा हर घटना का सही मीनिंग देना आना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कि इमोशन को एक्नॉलेज नहीं करेंगे या दुख को फील नहीं करेंगे, करो, पर उसको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन तो मत दो कि अब जिंदगी बिल्कुल ही खत्म है, अब कुछ नहीं बचा है। तो आप कोई भी इमोशन जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी मीनिंग की वजह से कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इमोशन आपको छोड़कर नहीं जा रहा है तो आपको समझना है कि आप क्या मीनिंग दे रहे हैं। जैसे एक लड़की मेरे पास आई थी, उसके हस्बैंड से बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर उसके हस्बैंड से लड़ाई रहने लगी और उसने एक दिन बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया और हाथ भी उठा दिया अपने हस्बैंड पे। उसके बाद उसको ना बहुत गिल्ट फील हुआ जब उसके सामने सारी सच्चाई आई। तो अब वो जो उसको गिल्ट फील हो रहा था, वो क्या उसको बता रहा था कि भाई तुमने जो गलती की है इसको आप रिपेयर करो, ताकि आगे से ऐसी गलती ना करो। सीखो उससे कि तुमने गलत सोचा था, गलत समझा था, बिना वेरीफाई किए तुमने झगड़ा किया और हाथ भी उठा दिया, आगे से ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये सब कहने के बजाय वो क्या कह रही थी, मैं बहुत ही बुरी औरत हूँ, जिस आदमी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मैंने उसके साथ इतनी बदसलूकी की, मैं तो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करती हूँ उसको, मुझे तो मर जाना चाहिए। वो ऐसा कह रही थी। तो गिल्ट कम ही नहीं हो रहा था, कहाँ से कम होगा गिल्ट। तो आप क्या मीनिंग क्रिएट करते हो उस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसा और कब तक क्या फील करोगे। नेक्स्ट है, टू पीपल कैन एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट इमोशंस इन द सेम सिचुएशन। बिल्कुल, एक सेम सिचुएशन में, अभी जो मैं पहले पॉइंट में बता रही थी आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा लगेगा, बट समझो पहला वाला जो पॉइंट था वो सीबीटी प्रिंसिपल पर था कि जैसे जो हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं और फिर वैसा ही हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये सिमिलर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको अलग एंगल से भी समझो कि सेम सिचुएशन में कंप्लीटली डिफरेंट जो फील करते हैं लोग, वो एक तो एक्सप्लेनेशन हो गई उनकी कि वो कैसे उसको मीनिंग देते हैं। दूसरा, उनकी प्रोग्रामिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप जो मीनिंग देते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती है आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग से। आपने किस तरीके से देखा है, किस तरीके से आप पहले अपने इमोशंस को हैंडल करते आए हैं, सिचुएशंस को मीनिंग देते आए हैं। पास्ट प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आपने सीखा नहीं वो आप बोल नहीं सकते, वो आप कर नहीं सकते हैं। तो कई बार आपका एक माइंड जो अवेयर है, जो देख रहा है कि दूसरा सेम सिचुएशन में रिलैक्स्ड है, पर आप पैनिक हुए जा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके साथ इतना अलग क्यों और मेरे साथ अलग क्यों हो रहा है, और आप ऊपर ऊपर से एक पॉजिटिव मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है और आप डिफरेंटली ही फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रा रुको और अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को भी चेक करो। आपका पैटर्न कैसे बना हुआ है, आप कैसे मीनिंग देते आए हैं। वो जो अंदर स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है वो आपकी अभी की करंट एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं होने दे रहा है। तो आप ऐसे में क्या करें, वो जो आपने नया मीनिंग क्रिएट किया है उसी मीनिंग के साथ आप कंटिन्यू करें, उसे ही कई बार रीइंफोर्स करें। और जब भी कोई भी इस तरीके की सिचुएशन आए तो हमेशा एक रियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। शुरुआत में आपको वही तकलीफ होगी, वो इमोशन थोड़ा ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, पॉजिटिव सोचने के बाद भी आपको वो इमोशन हावी होता रहेगा, बट आप फिर भी कंटिन्यू करते रहेंगे, नए नए पॉजिटिव मीनिंग देते रहेंगे और ये समझेंगे कि जब तक आप उसको रिलीज ना करते हैं तब तक आपको उसे प्यार से एक्नॉलेज करना है और उसे बोलना है कि धीरे धीरे ही पर मेरे अंदर से जाओ। आप टैपिंग टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बॉडी के पार्ट में आपको इमोशन फील हो रहा है तो आप टैप कर सकते हैं उसको। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप किसी चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं। या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो काले धुएं के रूप में आपके शरीर से जा रही है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं कि अब मैं छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से भी आप दे सकते हैं। तो एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग और प्लस करंट की उनकी क्या इमोशनल स्टेट है उसके बेसिस पर वो कितने अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या उनके आसपास की सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट में लोग हैं उनसे बार बार क्या पूछ रहे हैं, उनको क्या बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं, उन सब का बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कई बार किस घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हर आने वाला आदमी सेम स्टोरी पूछता है, क्या हो गया था, अरे बड़े दुख की बात है, अब कैसे संभलेगा परिवार, बहुत बुरा हुआ, इस तरीके की बार बार बातें हम सुनते रहते हैं। तो हमारा वो दुख कम होने की बजाय वो दुख हमारा बार बार हम महसूस करते रहते हैं। तो हमें समझना है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक सेम सिचुएशन में लोग अलग अलग फील करते हैं। तो दूसरा कैसा फील कर रहा है, आप अपने आप को कमज़ोर की आइडेंटिटी मत बना देना, हाय मैं तो कितना कमज़ोर हूँ, मेरे से तो संभल ही नहीं रहा है, ये देखो कितना स्ट्रांग है, कितनी अच्छी तरह से इसने मीनिंग दिया। नहीं भाई, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे अलग है, आप अलग हो, आप कमज़ोर नहीं हो, बस आपने ये सीखा नहीं है। तो ये मत बोलो कि मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर की आइडेंटिटी आपको बहुत परेशान करेगी। बोलो मुझे ये सीखना है कि और स्ट्रांगली और पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस ऑफन फाइंड इनडायरेक्ट वे टू अपीयर थ्रू बिहेवियर और द बॉडी। जो इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, सप्रेस करते हो, वो बहुत डिफरेंटली एक्सप्रेस होते हैं बॉडी में, बीमारियों के रूप में, पेन के रूप में, आपके बिहेवियर में झल्लाहट, इरिटेशन, गुस्से, चिकम चिल्ली, तोड़ फोड़ किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं, या आइसोलेट हो जाने के, अवॉइड करने किसी भी तरीके से वो दिखाई दे सकते हैं। कोई भी इमोशन आया है उसका सम्मान करो और उसे जाने दो। जो आपने निकाल दिया वो रुकेगा ही नहीं, और जिसे आपने दबाया है वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से निकलेगा ही। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको बॉडी में कोई अनएक्सप्लेन्ड पेन है और आपके टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तो कोई इमोशन दबा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको ये जो थायराइड, डायबिटीज़ की बीमारी, ये क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होती हैं, और इवन कैंसर तक और बड़ी बड़ी बीमारियां जो आज लोगों को हो रही हैं, ब्रेन की, बॉडी की, सब सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से हो रही हैं। आप लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और समझते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अज्ञानतावश इसको ऐसे चैलेंज करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो भाई क्या तुम उस चीज़ का वेट करो कि पहले तुम्हें हो तभी तुम्हें अकल आए? समझ जाओ ऐसा ही होता है, और अपने इमोशंस को सेफली एक्सप्रेस करना सीखो। जैसे अभी मैंने सिखाया था ना कि इमोशन को ह्यूमन फॉर्म में देखो और उससे बात करो, एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी बॉडी के उस पार्ट को जहाँ पर वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको पैम्पर करना शुरू करो, उसको आप हीलिंग देना शुरू करो। हीलिंग के लिए एक होपोनोपोनो प्रेयर भी होती है जिसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप प्रेयर रिपीट करते हैं। इस पर मैंने केजे टॉक्स पे बहुत डिटेल एडवांस वीडियोस बनाई हुई है, वो भी कई सारी देख लेना उधर से। तो इस तरीके से भी, और आप अपना रेस्ट लेकर आपने कैसे अपने नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर रखा है, कैसे आप जो है ना उस चीज़ को एड्रेस करने के बजाय अपने साथ कंपैशन फील करने के बजाय और नेगेटिव बोलते रहते हो, ये सब कचरा आपको बंद करना है। आपके बिहेवियर में बिन बात की झल्लाहट या कोई भी आप गलत देख रहे हो, किसी से बोलने का मन नहीं करता है, या आप बहुत ही ज़्यादा शूर हो गए हो और आपको एक इनसिक्योरिटी और फियर, जेलेसी की वजह से हर समय चालाकी करने का मन करता है, कुछ भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है, देखो अपने साथ तो ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा और फिर समझकर उस इमोशन को पकड़ना पड़ेगा कि ये क्यों, किस वजह से हो रहा है, और फिर उस इमोशन को रिलीज़ करने के लिए, मान लीजिए तुम्हारे अंदर जेलस है, इनसिक्योरिटी है, तो भाई अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, अपने आप को और शार्प करने के लिए एफर्ट्स डालो, वो इमोशन अपने आप गायब हो जाएगा। अगर बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो और सब दुखे थके से रहते हो तो भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा डेलीगेट करो, समझो कौन कौन सी फिजूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पर ले रखी हैं, अपने आप को अनबर्डन करना शुरू करो, तो हीलिंग हो जाएगी। अब तुमने इतनी तमाम गलतियां करी हैं, बॉडी माफ़ कर देगी, पर एकदम से नहीं माफ़ करेगी, थोड़ा मनाना पड़ता है, थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है। जादू से नहीं होता कि 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट में हो गया, या आधा एक घंटे में हो गया। टाइम लगता है, समझ में तो तुम्हें एक पल में आ जाएगा, बट उसका नेचुरल स्टेट लौटने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट समझो, Emotions influence attention by deciding what the brain notices and ignores. आपके इमोशंस ना इन्फ्लुएंस करते हैं आपके अटेंशन को कि क्या नोटिस करना है और क्या इग्नोर करना है। देखो अगर आप गुस्से में होते हो, ज़रा सी बातें ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती नहीं करती हैं आपको। अगर आपका मूड अच्छा होता है, बड़ी से बड़ी गलती हो भी, अरे कोई बात नहीं है, हो जाएगा। आपके इमोशंस ना आपको किस बात पर बाल की खाल निकालनी है, आप डरे हुए होते हो तो क्या है, एक एक डिटेल को आपका माइंड स्कैन करता है ना। जिन लोगों को एंग्जाइटी, ओसीडी, फियर, फोबिया किसी भी चीज़ का है, तुम्हें पता है ना, अगर अंदर डर होता है तो क्या होता है,
हर एक चीज़ की ऐसी स्कैनिंग होती है कि भाई अब यहीं पर बम फूटने वाला है। एकदम हाइपर विजिलेंट अलर्ट मोड में माइंड रहता है। और जब रिलैक्स होते हैं तो बड़े से बड़े खतरे को बेच रहे हैं, अरे एडवेंचरस ये सिचुएशन है, पार कर लेंगे आराम से। होता नहीं होता ऐसे, एक्सपीरियंस क्या होगा ना, जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हाई फील करते हैं, अच्छा कितने सारे कमिटमेंट कर जाते हैं आप, है ना, और जब आप ऐसे डाउन सा डिप्रेस सा फील करते हैं तो बड़ा बड़ा नुकसान भी कर जाते हैं। तो समझने की बात ये है आपकी कि आपके इमोशंस बहुत बड़े गाइड होते हैं। और जब भी इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से नेगेटिवली पॉजिटिवली हाई हो, भगवान के लिए उस इमोशनल बबल से बाहर निकलने का वेट करो, एकदम से रिएक्ट करना बंद करो। अब ये ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि तुम ऐसा करते आए हो। अवेयरनेस एकदम काम नहीं करेगी, धीरे 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 रोज़ अपने आप को प्रोग्राम करो कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी इस बार मैं कामली हैंडल करूँगा। अभी तक जो इमोशन के साथ अभी तुम्हारा प्रेजेंट एक्शन है उसका ऑपोजिट एक्शन डिसाइड करो और फिर उसके साथ रिकंडीशनिंग करो कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो इस बार मुझे ये करना है। अब तुम शुरू में करोगे पर फिर भी तुम्हारे रिलैप्सेस होंगे, तुमसे गलतियाँ होंगी क्योंकि टाइम लगेगा ना बदलने में। लेकिन रिलैप्स को फेलियर मत मानना, रिलैप्स को सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मानना कि अभी थोड़ी सी और कॉन्शियस एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है उसे डिफ़ॉल्ट मोड पर डालने के लिए। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेंसिटी डिक्रीजेस नेचुरली व्हेन इट इज़ अलाउड इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेड। इमोशन की इंटेंसिटी ना अपने आप ही डिक्रीज हो जाती है जब आप उसे अलाउ करते हो कि हाँ भाई तू आ रहा है, फील कर रहे हैं, मैं रिलीज कर रहे हैं। अगर आप उसे रेजिस्ट करते हो, झूठ बोलते हो, नहीं नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा है, अंदर अंदर मानव बम बनते रहते हो तुम। और जब तुम फटते हो ना तो तुम रियल बम से भी ज़्यादा बुरी तरीके से फटते हो, इतना डैमेज करते हो। अगर बोलो हाँ मैंने नोटिस किया कि इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, सो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए टू काम डाउन, प्लीज़ अलाउ मी 10 मिनट्स। आपने एक्नॉलेज किया तो आप उस 10 मिनट में कुछ नहीं भी करोगे, बैठ भी जाओगे ना अपने गुस्से के साथ, सिर्फ उसे देखोगे समझोगे तो तुम शांत होना शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऊपर से नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है उसे दबा रहे हो। दबाओ मत, कोई भी इमोशन हो जाए दबाने से बहुत भयंकर तरीके से बाहर निकलेगा। क्योंकि तभी भी चीज़ें बाहर तो निकलती है ना, लेकिन वो गलत तरीके से बाहर निकलती हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे स्विमिंग पूल में तुम फुटबॉल को दबा रहे हो, भाई जब तुम्हारी ग्रिप छूटेगी तो ऐसा ऊपर उछलेगी, है ना, और पूरा जो पानी उछल के इधर उधर तबाही मचाएगा। ऐसे ही इमोशन मचाता है, तो दबाओ मत, उसे एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे फील हो रहा है, बस उसे फील करके और रिलीज कर दो। चलो अगला देख लेते हैं। इमोशनल रेगुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इमोशनल सप्रेशन। इमोशनल रेगुलेशन इमोशनल सप्रेशन से अलग होता है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है कि भाई वाइजली आप अपने इमोशन की एनर्जी को चैनलाइज करो, और सप्रेशन क्या है कि आप उसे घोट रहे हो, दबा रहे हो। इमोशनल रेगुलेशन की बड़ी सारी टेक्निक होती हैं, जैसे ऑपोजिट एक्शन टेक्निक होती है ना, और चेकिंग द फैक्ट्स टेक्निक होती है, या एक प्लीज़ एक्रोनिम होता है जिसमें आप अपनी फिजिकल कोई भी अगर डिस्कम्फर्ट है जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो तो उसको भी आपको एड्रेस करना होता है। आपको अपने अंदर कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो उसके लिए आपको फिजिकल लेवल पर भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, वो अनहेल्दी बॉडी आपके इमोशंस को अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं होने देती है। तो आपको अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का, हर तरीके का आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने आप को किसी भी इमोशन से फ्री करने के लिए बस एस्केप मारते हैं नहीं, आपको उसे फेस करने के लिए अपने आप को रेडी रखना होगा। आपको डेलिबरेटली पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करना होगा। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव को नोटिस करेंगे उतना आपका दिमाग जो पॉजिटिव चीज़ों को डिलीट कर देता है ना, सिर्फ नेगेटिव पर फोकस बना कर रखता है, वो करना बंद कर देगा। जितना वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, तमाम फिल्टर्स लगा देता है, वो भी करना बंद कर देगा, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत बड़े फिल्टर लगाते हैं ना। तो आपको समझना है कि आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। इसीलिए हर एक वीडियो के शुरू करते बोलते हो ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। क्यों बोलती हूँ? इसीलिए तो बोलती हूँ ताकि डेली की डेली आपके इमोशंस इजीली रेगुलेट कर लो। आप जब आप ब्रेथ वर्क करते हो, है आप कोई भी शेकिंग एक्सरसाइज करते हो तो इमोशनल रेगुलेशन हो जाता है। आप रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो, आप जिम में जाकर पसीना बहाते हो, आप क्या करो, इमोशनल रेगुलेशन करो। होता है ना एक्सरसाइज के बाद कितना मस्त मूड हो जाता है अच्छे से। आप इमोशनल रेगुलेशन के लिए लोग तो बहुत गुरु हैं,
अनहेल्दी तरीके भी अपनाते हैं, पी लिया कुछ, मार लिया सुट्टा, ये भी करते हैं भाई। उल्टी सीधी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, पॉर्न देखना शुरू कर दिया, मास्टरबेट कर लिया, बहुत तमाम उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं होता। या गालियाँ बकने लग जाएंगे, मारपीट पे उतारू हो जाएंगे। ये इमोशंस को रेगुलेट करने के अनहेल्दी तरीके हैं। हेल्दी वे में कुछ लोग ओवर ईटिंग में लग जाएंगे, इमोशनल ईटिंग करने लग जाएंगे, खूब शुगर खाएंगे दबा के। क्या कर रहे हो तुम अपने साथ? तुम उसको दबा रहे हो इस तरीके से। जब तक तुम उसे सही तरीके से एडजस्ट नहीं करोगे, उसे पूरी तरीके से फील करके उसे रिलीज नहीं करोगे और रेडिकल एक्सेप्टेंस नहीं दोगे कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है, ये गलत हुआ, ये बुरा हुआ, हाँ सच्ची में सच्ची मुच्ची यही हुआ है, पर मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, इसलिए आई चूज टू रिलीज इट। ये है नया रास्ता, ये मुझे फील करना है। जो जितना खुद से मोहब्बत करता होगा वो जल्दी से अपने सारे इन सड़े गले इमोशंस को रिलीज़ कर पाएगा। जो सिर्फ दिखावा करता होगा कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, उसके अंदर इमोशंस बहुत लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि हर समझदार आदमी जो खुद से प्यार करता है उसे पता होता है कि दबा कर घोट कर अनहेल्दी वे में इन्हें रेगुलेट करने की कोशिश करने से मैं ही अपना सत्यानाश नहीं सर्व सत्यानाश की तैयारी कर ली है मैंने, और विनाश तो होगा ही होगा मेरा। तो समझ जाओ, अच्छी तरीके से रिलीज करना है। नेक्स्ट है, एवरी इमोशन क्रिएट्स एन अर्ज टू एक्ट बट द अर्ज डज नॉट हैव टू बी फॉलोड। हर इमोशन आता है ना तो फिर उसके बाद कुछ एक्ट करने की अर्ज आती है। सच्ची में गुस्सा आता है तो चिल्लाने की अर्ज आती है ना, नाराज हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि छापड़ ही लगा दो एक, कुछ भी ऐसे अर्ज आती है। बट ज़रूरी थोड़ा ना उस अर्ज को फॉलो करना है। इमोशन का काम है अर्ज क्रिएट करना कि आप कुछ एक्शन लो। आप खुशी में भी देखो ना, आप जब बहुत खुश होते तो आपका मन करता है एकदम किसी को हग कर ले, तो आप कोई भी दुख होता है तो कई बार उसमें भी मन करता है किसी को हग कर ले, कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो अर्ज आती है। बट जरूरी तो नहीं ना कि हर बार हेल्दी वे में उस अर्ज को आप पूरा कर पाए। तो कोई भी अगर अनहेल्दी इमोशन के साथ एक गलत अर्ज आ रही है तो ज़रूरी नहीं हो उसे फॉलो करने का। कुछ लोग गुस्से में अपना ही हाथ तोड़ लेते हैं, माथा फोड़ लेते हैं, कुछ भी सामान तोड़ फोड़ लेते हैं, कहते ना मेरा मन कर रहा है ऐसा कर दूं। अरे भाई तुम्हारा मन कर रहा है ऐसा कर दूं, इमोशन है, वो अर्ज दे रहा है, बट कंट्रोल अभी भी तुम्हारे हाथ में है सच्ची में। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैडम यहाँ आप गलत कह रही हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता, हमसे अपने आप हो जाता है। अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए ये ध्यान से सुनो। अब तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, एक कमज़ोर आदमी तुम्हारे सामने है, तुमने उसे 4 गाली बक दी, हाथ पैर भी चलाने की तैयारी में हो तुम, अब वहीं पर कोई नेता की गाड़ी आ रही है, 2 गाली, चलाओ हाथ पैर। अब तुम्हारे हाथ में है या नहीं है? है ना तुम्हारे हाथ में? तो फिर कोई भी इमोशन हो तुम्हारे हाथ में है। झूठ मत बोलो अपने आप से कि मेरे हाथ में नहीं है। कोई भी इमोशन ऐसा नहीं होता जिसमें तुम्हें इतनी अवेयरनेस गायब हो जाए कि तुम्हारे हाथ से बात निकल जाए, रहता है। लेकिन जहाँ तुम देखते हो खतरा नहीं है वहीं पर तुम तन जाते हो, और जहाँ पर तुम देखते हो ओ बहुत खतरा है भाई, वहीं पर तुम सुधर जाते हो। तो ये तन्ना और सुधरना तुम्हारे खुद के हाथ में है। तो आगे से झूठ मत बोलना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता जब हम इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं। हमारे हाथ में हर वक्त सब कुछ होता है, भगवान ने हमें पावर दी है। चलो अब नेक्स्ट समझो। पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंसेस शेप प्रेजेंट इमोशनल रिएक्शंस थ्रू लर्न एसोसिएशन। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं सबसे हमारा ब्रेन एसोसिएट करता रहता है। एंकरिंग इफेक्ट, कंडीशनिंग इफेक्ट, आप उसे कुछ भी बोलो और उससे हम एकदम रिएक्ट करते हैं। जैसे एक बच्चा था छोटा, अब उसने क्लास में कुछ बोला, अब भैया हंस पड़े लोग, टीचर ने भी ठाके मार दिए साथ में। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसे पब्लिक के बीच में कुछ भी बोलते हुए में अभी भी हेजिटेशन होती है, फियर होता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि वो जो पास का एसोसिएशन है उसका, वो अभी भी एसोसिएशन पीछे से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्रेजेंट की रियलिटी को भी वो डिफरेंट शेप दे रहा है, अननेसेसरी की स्टोरीज क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी में डरा रहा है। ऐसा होता है। तो आज तुम्हें जो भी इमोशनल लेवल पर तकलीफ हो, खंगालो, पीछे जाओ। समझाती ना, कितनी वीडियोस में बताया पास्ट पास्ट पास्ट, तुम्हारा बचपन के एक्सपीरियंसेस। अब बचपन से मेरा मतलब वो 7-8 साल तक के एक्सपीरियंस नहीं होते। बचपन मतलब जो तुम्हारी करंट एज है उससे पहले एक्सपीरियंसेस भी मायने रखते हैं। वो सारे के सारे, चाहे तुम अभी 40 साल के हो और 35 साल की कुछ उम्र में हो, तो वो पीछे का
कि पीछे जाओ, पीछे देखो, तो वहीं पर ही तुम्हें उसका कोई लिंक मिलेगा, क्योंकि माइंड ने कहीं ना कहीं से तो सीखा है। जादू कुछ नहीं है, सीखा है उसने किसी ने एक्सपीरियंस या रेफरेंस से। तो जाओगे, पकड़ोगे, अपने आप को वहीं पर फ्री करोगे, मीनिंग चेंज करोगे, रिलीज करोगे, और फिर एक नया फ्रेश एक्सपीरियंस क्रिएट करोगे, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेफ रिलेशनशिप हेल्प्स रेगुलेट इमोशंस मोर इफेक्टिवली देन विल पावर अलोन। अब भाई हम विल पावर से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सेफ रिलेशनशिप इमोशंस को बहुत जल्दी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। मान लीजिए आप एंक्शस हो, अब आपके पास कोई ऐसा शानदार इंसान है जिससे बात करते हो आप, तो आपको सुनता है, जज नहीं करता है, आपकी बात काटता नहीं, आपको सेफ फील कराता है, और आपको ऐसी कोई पॉजिटिव बात दे देता है, या आपको खुद ही एक ऐसा जोन में डाल देता है जहाँ पर आपका खुद का दिमाग चल जाता है, तो एकदम से आप रिलैक्स हो जाते हो भाई। और ऐसे बहुत लोगों के पास ऐसे पर्सन है ना कि यार ये है मेरी ज़िंदगी में, तो सब कुछ बिल्कुल सेटल है, बात करो और एकदम सारी टेंशन गायब। तो सेफ रिलेशनशिप से क्या होता है, बहुत जल्दी इमोशनल रेगुलेशन हो जाता है, और इंसान बहुत, जितना विल पावर से मान लीजिए वो 4 घंटे में बाहर निकलता, वो आधा घंटे में बाहर निकल गया सेफ रिलेशनशिप की वजह से। वहीं पर आपके पास ऐसी रिलेशनशिप से जो टॉक्सिक है, अरे बाबा रे बाबा, वो जो आप विल पावर से निकलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, वो आपकी टांग पकड़ के पीछे खींच रहे होते हैं। ऐसा कैसे निकलेगा, हम तुझे और ट्रॉमा देते हैं। तो रिलेशनशिप भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में जब हम क्लोज ऐसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारे अंदर ना एक ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है, जो सिर्फ लव हार्मोन नहीं है, वो सेफ्टी हार्मोन है, वो हमें बहुत सेफ फील कराता है। लेकिन इससे उल्टा टॉक्सिक रिलेशनशिप में भगवान ही बचाए, क्या होता है, जिन्होंने झेला है उनको अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी इज हेल्दियर देन ट्राइंग टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। हाँ भाई, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे हमेशा खुश रहना है। हो इम्पॉसिबल को चेज मत करो, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा खुश रहना है। हमेशा कोई नहीं खुश रह सकता, हमेशा कोई भी एक स्टेट नहीं रह सकती है, हर एक इमोशन अदलता बदलता रहता है। तो इमोशनल फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आओ। अरे जब जो इमोशन आ रहा है उसे फील करो, रिलीज करो, जाने दो उसे। हम ह्यूमंस हैं, अगर हम खुश होते हैं तो कभी कभी दुखी भी होते हैं, कभी कभी हम काम होते हैं तो कभी कभी हम पैनिक भी करते हैं, कभी कभी हम इंस्पायर होते हैं तो कभी कभी सच में जेलस भी फील करते हैं। सारे इमोशंस हैं और सारे अच्छे, तो बस फील करो, अपने साथ ट्रू हो जाओ, समझो कि हम ह्यूमंस हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे एनिमीज नहीं हैं, वो भी हमारी ब्यूटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इस प्लेनेट पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो सिर्फ पॉजिटिव इमोशन फील करता हो, नेगेटिव कभी भी फील ना करता हो। कम ज़्यादा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, बट होता सबको है। तो इसलिए एक्सेप्ट करो और ढलते चले जाओ, फ्लैक्सिबल रहो, कि कई बार दिन में इमोशनल स्टेट्स चेंज होती हैं, और ये सारी स्टेट्स ब्यूटीफुल है। जब आप सबको ही अपना लोगे तो कोई आपको टॉर्चर नहीं करेगा। जब आप भेदभाव करोगे, ओ पॉजिटिव तू आ जा, हाँ गले लगाने को तैयार हो, ओ नेगेटिव चल दूर रहे, भाग यहाँ से, तो भाई जिसको भगाओगे वो तो जोर लगाएगा ही ना तुम्हारी तरफ आने में, क्योंकि उसको कुदरत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि तुमको भी जाना है अटेंडेंस लगाने अपनी इसके अंदर। तो अब आप उसे अटेंडेंस लगाने नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो तो फिर फोर्सफुली आएगा कहीं ना कहीं से। तो इसलिए फ्लैक्सिबल हो जाओ। नेक्स्ट समझो, मिक्स्ड इमोशंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन। बिल्कुल सही बात है, मिक्स जो इमोशंस होते हैं वो बिना कॉन्ट्राडिक्शन के भी रह सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अपने बच्चे को सी ऑफ करने जा रहे हो, तो एक तरफ तो आप प्राउड हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, और एक तरफ आप थोड़ा सा सैड भी हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जा रहा है, आप ना एकदम सेपरेशन एंग्जाइटी थोड़ा सा फील कर रहे हो। जैसे अभी मेरी डॉटर गई थी यूके, तो ऑक्सफोर्ड से उसने कोर्स किया है, तो वहाँ पर वो गई थी, तो मैं उसको छोड़ने गई एयरपोर्ट पे, तो मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि एक 17 साल की बच्ची को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है और इतना एक्सपोजर होगा उसका, अकेली 2 वीक्स के लिए वो वहाँ पर गई है। साथ के साथ एज अ मदर मुझे एक थोड़ी सी सेपरेशन एंग्जाइटी भी फील हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अरे कैसे इसके बिना सारा घर सूना सूना हो जाएगा। ये सब मिक्स्ड इमोशंस थे, है ना। एक तरफ तो देखो कितना प्राउड फील हो रहा था और एक तरफ ऐसा फील हो रहा था, बट दोनों इमोशंस बिना कॉन्ट्राडिक्शन के एक साथ थे, आराम से थे। तो आप जब ये समझ जाते हो कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तो आपके इमोशंस आपकी ब्यूटी बन जाते हैं। आप उन्हें जस्ट फील करते हो, रिलीज करते हो, और अपनी ह्यूमन होने पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हो, क्योंकि हम ह्यूमंस ही हैं, ऐसे फील कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब अगला समझो,
Chronic emotional stress gradually changes brain function and body physiology. Chronic emotional state धीरे धीरे आपके अंदर के ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी, आपकी फिजियोलॉजी को भी, सबको चेंज कर देता है. सच में जो क्रॉनिक स्ट्रेस है यही बीमारियों का वो है सारा जड़. आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि आपकी केमिस्ट्री वैसे सेट हो जाती है ना, और आपकी जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, मतलब कोई लाइफ में ऐसा स्ट्रेस नहीं कि किसी ने आपको लूट लिया या किसी ने आपको धोखा दे दिया. मान लीजिए अपने शरीर और अपने मेंटल कैपेसिटी का ओवर यूज करा, अननेसेसरी अपने आप को दौड़ा रहे हैं लाइफ में, सिर्फ रेट रेस में दौड़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको फोमो हो जाता है, आप दूसरों को देखते रहते हैं और आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं. तो वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस लगातार बिना किसी एक्चुअली बड़े इंसिडेंट के भी अगर आप फील कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, धीरे 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 एक फटीग आपके अंदर बनी रहेगी. धीरे धीरे आप बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे, आपकी मेंटल कैपेसिटीज डिक्लाइन होने लगेंगी, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको स्लीप में प्रॉब्लम आने लगेगी, आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाएंगे. बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें आप ना बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे. आपकी बॉडी में एकदम पेन, थके थके से, आपकी बैकबोन ऐसी झुकी झुकी सी हो जाएगी, बड़ा अजीब सा फील होगा. ऐसा भी हो जाता है. तो ज़रूरी नहीं कि सारे कुछ नेगेटिव इंसिडेंट की वजह से ऐसा होगा. पॉजिटिव में भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालते हैं तो ऐसा हो जाता है. नेक्स्ट है सेल्फ कंपैशन हेल्प्स डिफिकल्ट इमोशंस सेटल फास्टर देन सेल्फ क्रिटिसिज्म. अब कुछ भी आपसे गलती हुई है, आपको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, कर रहे हो भर भर के अपने आप को क्रिटिसाइज. ये नहीं कि कंपैशन फॉलो करें तो क्या होगा, वो इमोशन अटक जाएगा और अब आपकी गलती नहीं रहेगी, आपका गुनाह बन जाएगा. हाय भगवान. तो कंपैशन फील करो, अलाउ करो अपने आप को मिस्टेक्स करना. नॉर्मल है भाई, अपनी लाइफ में हम तमाम गलतियां करते हैं. तो आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि आपको कोई भी इमोशन कभी भी आ सकता है, उसके पीछे की अपनी एक स्टोरी है. उस स्टोरी को समझो, अपने साथ कंपैशन फॉलो करो, अपने आप को अलाउ करो गलतियां करना, अपने आप को माफ़ करो और हर गलती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह समझो, ना कि लिए और बैठ कर अपने आप को क्रिटिसाइज करो. कभी अपनी शक्ल के लिए, कभी अपनी अकल के लिए, कभी अपने किसी बिहेवियर के लिए, कभी किसी बात से हर समय नेगेटिव पग 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 करे जाओगे तो इमोशंस रेगुलेट नहीं होंगे, बल्कि वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे. नेक्स्ट है इमोशनल रेजिलियंस ग्रोज बाय रिकवरिंग फ्रॉम इमोशनल पेन नॉट बाय अवॉइडिंग इट. आपके अंदर इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी तभी आती है जब आप उन्हें एक्नॉलेज करके उनसे रिकवर होने के लिए एफर्ट्स डालते हो, ना कि उन्हें अवॉइड कर कर. जो लोग डिनाइल में रहते हैं और वो अवॉइड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है. मान लीजिए आपको सोशली अनकंफर्टेबल फील होता है, अब आप सोशल गैदरिंग्स में जाते ही नहीं हैं, आप अवॉइड कर देते हैं. कोई भी मौका आता है, आपके पास 100 बहाने तैयार हैं. आज आपके पेट में दर्द है, आज आपको कोई अर्जेंट काम है, कुछ भी है, आप जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी सोशल एंजाइटी. आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने चूज़ किया कि मुझे जाना है. शुरुआत में आपको सिम्टम आएंगे, लगेगा कुछ, लेकिन धीरे धीरे फैमिलियर होते चले जाएंगे, एंजाइटी डिक्रीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपको मस्त मज़ा आने लग जाएगा और आप हो गए सोशल पर्सन, आराम से आप जाएंगे. तो कभी भी आप अवॉइड मत कीजिए, उससे फेस कीजिए आप, तभी आप जो है ना रिकवर हो सकते हैं पूरी तरीके से. नेक्स्ट है इमोशनल मैच्योरिटी इज मेजर्ड बाय हाउ वेल you respond to emotions, not by how rarely you experience them. आपकी इमोशनल मैच्योरिटी तभी आती है जब आप इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो. अब आप करते हो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा होता है फ़र्क. रिएक्शन आता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग से और रिस्पॉन्स आप देते हो कॉन्शियस मोड से. तो अब आप प्रोग्राम हो चुके हो, आपको पैटर्न सेट हो चुके हैं और आप एकदम से रिएक्ट करते हो. अब आप हो गए हो अवेयर कि इस तरह से तो मैंने कर लिया है अपना नुकसान, मैंने अपने शरीर को, अपने मन को बहुत ख़राब कर लिया है भाई, अब मुझे और नहीं करना है. तो आपको अब रिस्पॉन्स देना सीखना है, तभी तो आपके अंदर वो सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे ना. आपके इमोशंस आपको टॉर्चर नहीं करेंगे. तो आप क्या करेंगे, अब आप जब भी आपने इमोशंस की वजह से जो भी सफ़र किया है, जैसे जैसे भी आपने रिएक्ट किया है, उसके जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप सब लिखेंगे.
और देखेंगे कि जब जब भी मुझे इमोशन आया, मुझ पर हावी हुआ, तो क्यों हावी हुआ? क्योंकि मैंने इसका ये मीनिंग क्रिएट करा और मैंने ऐसे रिएक्ट किया, मैंने उस अर्ज को तुरंत रिस्पॉन्स दिया और मैंने उसको खराब तरीके से हैंडल किया। इस वजह से और फर्दर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये आए। मेरी हालत और ख़राब हो गई, मेरे रिश्ते और ख़राब हो गए, मेरा टाइम ख़राब हो गया, मेरी एनर्जी चली गई, सब कुछ ख़राब ही हो रहा है क्योंकि ये आइडिया काम नहीं कर रहा है। तो अब फिर लिखोगे नया तरीका उसे हैंडल करने का और इस तरीके से अपने ब्रेन को दोगे ट्रेनिंग। और जब ये ट्रेनिंग यहाँ जाएगी, इसकी प्रैक्टिस होगी, तो फिर अपने आप ही सिचुएशन में वो जो ऑटो एकदम से रिएक्शन आते थे खराब वाले, वो शुरुआत में कॉन्शियस रिस्पॉन्स बनेंगे एंड देन धीरे 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 वो आपके ऑटो रिस्पॉन्स बन जाएंगे अच्छे वाले। या अगर आप रिएक्ट भी करोगे तो पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे, मतलब आप उसे फिर अगर ऑटो मोड पे जाने पे रिएक्ट कहते हैं उसे, लेकिन आप रिएक्ट करोगे पॉजिटिवली। तो इस तरीके से माय डियर वंस ये मैंने आपको बताए सारे वो चीज़ें, और आपको समझना है कि कोई भी इमोशन को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। आप उसे से पूरी तरीके से हील होना चाहते हैं तो उसे आपको फील ही करना पड़ेगा अपने इमोशंस को, चाहे वो किसी को खोने का पेन हो, आपको उसे फील ही करना पड़ेगा। आप जब उसे फील करोगे तभी उससे हील हो पाओगे, बिना फीलिंग के हीलिंग नहीं हो सकती। आपको इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए तो आपको इस तरीके से डीप वर्क करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपके इमोशंस जो है ना आपको हेल्प करेंगे। अब समझो, इमोशंस के लिए बहुत जल्दी से समराइज कर देती हूँ। राइट मीनिंग देना सीखो, ठीक है? हर तरीके के इमोशन को वेलकम करो, उससे बात करना सीखो, जो भी तुम अभी तक करते आए हो उस पर रिफ्लेक्ट करो और उसकी अपनी जो तरीका है उसको बदलो, और साथ के साथ डेली पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करना सीखो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि नेगेटिव एग्जिस्ट करता है बट आपका फोकस पॉजिटिव पर रहता है। और आप समझो कि इमोशंस फिल्टर लगाते हैं, चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, इसलिए जब इमोशनल बबल में फंस जाओ तो उस टाइम पर पॉज लो और किसी भी डिसीजन को, रिएक्शन को डिले कर दो। ये सब सिंपल से तरीके हैं जिससे आप अपने इमोशंस को इजीली मैनेज कर सकते हो। फिर वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपने बहुत कुछ सीख लिया है, अब इसकी प्रैक्टिस करने की बारी है। कमेंट सेक्शन में लिखो क्या सीखा है और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि दूसरे लोगों की भी मदद करो। उससे भी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो आपको काम रखेंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।